हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पैथोलॉजी पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि अपने लास्ट सीरीज जो अपनी ख़त्म करी थी, जिसमें अपन ने मोस्टली टॉपिक जो उठाए थे अपने, जिसमें अपन ने एक रीनल देखा था, उसका लिवर पैथोलॉजी देखा था, और फिर लास्ट अपनी जो एक अपने सीएनएस का एक मेनिंजाइटिस देखा था। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अपन ने थोड़ा गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, पेप्टिक अल्सर डिसीज, मतलब जो भी जीआईटी सीरीज थी वो कवर करी। आज अपना जो टॉपिक है दोस्तों, वो है अपना एंडोक्राइन पैथोलॉजी पे, जिसमें अपन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे अपन आज, डायबिटीज़ मेलाइटिस। दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे ये लॉन्ग आंसर में, शॉर्ट आंसर में और वेरी शॉर्ट में, तीनों में आपसे कुछ ना कुछ इसका पार्ट जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज की जो अपना आज का वीडियो, अपन इसको 2 वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर मैं एक में करूँगा तो थोड़ा लेंथी भी हो जाएगा और थोड़ा हेडेक भी होगा। मतलब इतना एक पूरा होच पोच हो जाएगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो थोड़ा पार्ट, आधा पार्ट अपन इस वीडियो में कवर करेंगे और आधा नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं अपना, बिना टाइम वेस्ट करें। माय नेम इज सुमित रावत ऑफ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ जीएमसी रतलाम। वेलकम बैक टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो चलिए जैसे मैं आपको बात बताऊँ, डायबिटीज़ मेलाइटिस। जस्ट अ मिनट दोस्तों, इसकी मैं पॉइंटर छोटा कर लेता हूँ। ओके, नाउ ठीक है। तो जैसे ये आपको थोड़ा बेसिक इसके बारे में थोड़ा पता होगा, वो पहले से बता देता हूँ। जैसे अपना पैंक्रियास जो ग्लैंड रहता है, उसके एक्सोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट रहता है। जो एक्सोक्राइन रहता है वो एंजाइम सिक्रीशन करता है, एंडोक्राइन दैट इज हार्मोन सिक्रेट करेगा। ठीक है, अब पैंक्रियास, उसमें जो सेल्स रहते हैं, जैसे अल्फा सेल, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं। अल्फा सेल ग्लूकागोन करेगा, बीटा सेल इंसुलिन, और डेल्टा सेल अपना सोमेटोस्टेटिन इन पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो हार्मोन है वो सीक्रेट करेगा। ठीक है, अब कुछ इम्यूनो पेरोक्सिडाइज जो स्टेन करते हैं, आप उसमें देखते हैं कि जो डार्क रिएक्शन प्रोडक्ट्स रहते हैं जनरली, इंसुलिन बीटा सेल्स में, ग्लूकागोन अल्फा सेल्स में और सोमेटोस्टेटिन डेल्टा सेल में। ठीक है, बाकी बीटा सेल्स शो कैरेक्टरिस्टिक मेम्ब्रेन बाउंड ग्रेन्यूल्स, वाइल द जो अल्फा और डेल्टा सेल होते हैं शो ग्रेन्यूल्स बट विथ क्लोजली अपोजिट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब कुछ माइनर सेल्स भी रहेंगे। ये तो मेजर सेल्स हो गए आपको, जो कि मैंने अपने यहाँ पे बात करी, दीज आर द मेजर सेल्स, मैंने अपन बात कर ली। अब कुछ माइनर सेल्स जैसे D1 सेल्स हो गए और एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स। ठीक है, जिसमें D1 में आपको वैसोएक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड आ जाएगा, वही क्रोमोफिन सेल्स में आपका सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन। ठीक है, विच इज द पैंक्रियाटिक ट्यूमर में इंड्यूस कार्सिनोइड सिंड्रोम। तो थोड़ा एक ओवरव्यू था कि कौन सा सेल क्या सीक्रेट करता है, कौन सा हार्मोन करता है, कौन से मेजर सेल्स होते हैं, कौन से माइनर सेल्स होते हैं, आपके जो भी पैंक्रियास अपन पढ़ते हैं डायबिटीज़ के केस में। अब अपन जो अपना मेन टॉपिक है दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस, वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आपको इसकी सिंपल एक डेफिनेशन बताऊँ। डेफिनेशन क्या रहेगी डायबिटीज़ मेलाइटिस की? देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर शेयरिंग द कॉमन फीचर ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया इन द सेंस इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ठीक है, किसमें? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। नॉर्मली ये कितना होता है? 70 टू 100, या फिर मैं बताऊँ तो 70 टू 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहता है जनरली। ठीक है, तो डायग्नोसिस व्हेन ग्लूकोज इन ब्लड इज टू हाई। वो ऑब्वियसली बात है, जब ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा होगा तो उसको अपना हाइपरग्लाइसेमिया बोलेंगे, वो कहेंगे कि हाँ भाई इसको डायबिटीज़ है। अब जैसे कि इंसुलिन अपन को पता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है, मतलब ग्लूकोज का लेवल क्या कर रहा है? कम कर रहा है। वहीं ग्लूकागोन क्या करेगा? उल्टा करेगा, जस्ट रिवर्स ऑफ इंसुलिन दैट कन्वर्ट द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज विच इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ठीक है, तो दीज आर द ग्लाइकोजन, इट इज स्टोरेज फॉर्म। ठीक है, अब जैसे कि आपको मैं एक डायग्राम से बताऊं, एक सिंपल मान के चलिए ब्लड स्ट्रीम है आपकी, ब्लड में आपका ग्लूकोज लेवल एक नॉर्मल है, तो इंसुलिन क्या करेगा? उस ब्लड से सेल्स में उसको मतलब ले जाएगा, सेल्स में अपटेक बढ़ा देगा। तो क्या करेगा? ब्लड में तो कम कर देगा, सेल में बढ़ा देगा। ठीक है, वहीं ग्लूकागोन जस्ट रिवर्स करेगा, वो सेल्स में कम कर देगा और यहाँ पर ब्लड में बढ़ा देगा। अब सेल में जैसे मैं बात करूँ, सेल लिवर सेल हो सकता है, स्केलेटल मसल सेल हो सकता है, एडिपोज टिश्यू हो सकता है। ठीक है, बाकी ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, दीज आर द वर्क ऑफ ग्लूकागोन। ठीक है, विच इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। जो भी अपन कहेंगे ना, जैसे मैं आपसे जहाँ भी बोलूँगा ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो वो अपन विथ रिस्पेक्ट टू ब्लड स्ट्रीम में ही बात करेंगे, अपन ब्लड में जो उसका लेवल है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे कि ड्यूरिंग फास्टिंग स्टेट, आप कोई मान के चलिए कोई फास्टिंग पे है, उसने कुछ नहीं खाया, कुछ 8-10 घंटे से नहीं खाया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ? इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा और ग्लूकागोन का बढ़ जाएगा, क्योंकि वैसे बात कुछ खाया नहीं है, बाहर से ग्लूकोज तो लिया ही नहीं है, तो अंदर बॉडी ग्लूकोज बनाना स्टार्ट करेगी, तो बॉडी में कौन बनाएगा? उसको ग्लूकागोन सिंथेसिस करने लगेगा। तो वो क्या करेगा? सेल से ग्लूकोज बनाएगा, मतलब जो सेल है ना अपना, उससे अपटेक बढ़ा देगा ब्लड में। ठीक है, वहीं फॉलोइंग मील, आपने खाना खाया उसके बाद क्या कंडीशन है? तो इंसुलिन उसमें ज़्यादा रहेगा, ग्लूकागोन कम रहेगा, क्योंकि आपने बाहर से पहले खाना खाया तो उससे आपको ग्लूकोज मिला, तो आपके ब्लड में क्या है? फिर ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? एकदम
बढ़ जाएगा, तो वो हो जाएगा मील में। ठीक है, तो ये थोड़ा अपन ने क्या कि हाँ ग्लूकोज कब बढ़ रहा है कब नहीं बढ़ रहा है, इंसुलिन का क्या काम है, ग्लूकागोन का क्या काम है। ठीक है, दोनों हार्मोन देख लिए। अब कुछ दोस्तों जैसे कि इसमें लिखा है ना, इन द डायबिटिक पेशेंट द बॉडी हैज़ ट्रबल इन मूविंग ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू सेल। अब किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में अपन बोलते हैं उसको हाइपरग्लाइसीमिया है। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब उसका ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है। अब ब्लड में ग्लूकोज लेवल है मतलब ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है कि सेल्स को ग्लूकोज मिल ही नहीं रहा है। सेल्स में ग्लूकोज क्या हो गया, कम हो गया, तो सेल्स में ग्लूकोज अपटेक कम हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को अपन जनरली देखते हैं अपन डायबिटीज़ मेलाइटिस में। तो उसमें क्या रहता है, ग्लूकोज तो ब्लड में बढ़ गया, हाइपरग्लाइसीमिया डिक्रीज ग्लूकोज इन सेल्स, सेल्स में कम हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया में कोज सेकेंडरी डैमेज, जैसे कुछ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कर देगा, जैसे आई में रेटिनोपैथी करेगा, किडनी में आपका नेफ्रोपैथी करेगा, ब्रेन में न्यूरोपैथी हो जाएगा। तो ज़्यादा मल्टी ऑर्गन सिस्टम फेलियर। वहीं दूसरी तरफ सेल्स स्टफ फॉर द एनर्जी डिस्पाइट हैविंग ग्लूकोज राइट ऑन डोर स्टेप। अब सेल्स के पास ग्लूकोज नहीं है तो उनकी क्या एनर्जी नहीं मिलेगी, एक तरह से सेल्स क्या होंगे, जल्दी जल्दी मरने लगेंगे। ठीक है, तो दिस आर द इंडिकेशन कि हाँ ग्लूकोज कम होने से ब्लड में क्या हो रहा है, सेल्स में कम होने से क्या हो रहा है। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया इन डायबिटीज रिजल्ट फ्रॉम, अब वो भी सी बात है, हाइपरग्लाइसीमिया हो कैसे सकता है, जैसे मान के चलिए इंसुलिन सिक्रीशन में कोई डिफेक्ट आ जाए, या फिर डिफेक्ट इन इंसुलिन के एक्शन में कोई डिफेक्ट आ जाए, या फिर दोनों। अगर सिक्रीशन में आ रहा है तो दैट इज़ अ क्वांटिटेटिव डिफेक्ट, अगर एक्शन में आ रहा है तो क्वालिटेटिव डिफेक्ट। ठीक है, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस द लीडिंग कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी ओवर द वर्ल्ड। टॉप 5 कंट्री जैसे इंडिया, चाइना, यूएस, इंडोनेशिया, जापान। तो इंडिया भी अपना उन 5 कंट्रीज में आता है। इन इंडिया इट्स इंसिडेंस एस्टिमेट अबाउट 7% ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन, नियर अबाउट 65 मिलियन पीपल्स अफेक्टेड पीपल्स। ठीक है, ये तो बात होगी इसकी, थोड़ी एपिडेमियोलॉजी अपन ने देख ली, कुछ हाइपरग्लाइसीमिया कि क्या रिजल्ट हैं क्या नहीं है। अब कुछ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं अपन जनरली। तो क्लासिफिकेशन अपन क्या देखें, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, दो तरह की होती है। इसके अलावा कुछ एक एमओडी बाय मोडी भी रहता है, एक जीडीएम। मोडी का क्या मतलब, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग, 10% केसेज में आपको ये मिलती है। वही जीडीएम गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 4% में ये देखने को मिलती है। थोड़ा बेसिक मैं आपको बताऊँ टाइप 1 और टाइप 2 में। तो जनरली टाइप 1 ऑल्सो टर्म एज आईवी इंसुलिन इंटेकल, कहने का मतलब क्या है, अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो आपको उसको आईवी इंजेक्शन से इंसुलिन इंटेक देना पड़ेगा, ये उसकी रेगुलर नीड है। वहीं टाइप 2 में ऐसा नहीं है, आप टाइप 2 में पहले उसको एंटी डायबिटिक पिल्स मतलब कुछ टैबलेट्स वगैरह दे सकते हैं, उसके बाद अगर मान के चलो नहीं ठीक रही तो एक एज पे जाकर फिर से आप आईवी शुरू कर सकते हैं इंसुलिन। ठीक है, ये वही चीज़ है। तो जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ भी बोलते हैं इसको, टाइप 1 को। वही इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मतलब इंसुलिन पर डिपेंडेंट पेशेंट जो भी है उसको इंसुलिन चाहिए। ठीक है, वहीं यहाँ पर देखें तो मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़, ऑब्वियसली बात बाद में जाकर डायबिटीज़ बनती है, तो मतलब बाद में ज़रूरत पड़ती है ना उसको, स्टार्टिंग में तो उसको टैबलेट से काम चलता रहता है 40 to 50 ईयर्स के बाद। भाई नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, क्योंकि सीधी बात है उसमें इस पर इंसुलिन पर डिपेंड नहीं कर रहा, एक सर्टेन एज पे जाकर हाँ कि हमें 40-50 साल के ऊपर फिर उसको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो एक थोड़ा बेसिक डिफरेंस था। अभी अपन अच्छे से एक लास्ट में एक प्रॉपर एक टेबुलर फॉर्म में इसके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। बाकी एक थोड़ा बुक में दिया था डायबिट क्लासिफिकेशन, तो ये भी देखिए टाइप 1, टाइप 2 जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ बीटा सेल फंक्शन, जेनेटिक डिफेक्ट इन इंसुलिन एक्शन, एक्सोक्राइन पेंक्रियास डिफेक्ट और एंडोक्राइनोपैथी इन्फेक्शन। ठीक है, बाकी ड्रग्स और जेनेटिक सिंड्रोम्स के रिलेटेड भी दिया है, तो आप एक बार इसको देख ले। मेनली तो इसमें टाइप 1 में अपना बीटा सेल डिस्ट्रक्शन है, टाइप 2 में अपना कॉम्बिनेशन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड बीटा सेल डिसफंक्शन। वही जेनेटिक डिफेक्ट में आपको देखो मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ यंग, अभी अपने देखा मोडी। बाकी एक इसमें ग्लूकोकाइनेस भी रहेगी, इसके कुछ टाइप्स हैं वो भी अपन एक एक करके अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसकी तरह से टेबुलर फॉर्म में दिया था, आप क्लासिफिकेशन पे लिख सकते हैं आपको। ठीक है, अब कुछ इसके रिस्क फैक्टर भी रहेंगे, ऑब्वियसली बात है सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जैसे रिस्क फैक्टर की मैं बात करूँ आपसे, तो अगर कुछ को कोई फैमिली हिस्ट्री है इन द केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, ओबेसिटी के केस में हैबिचुअल फिजिकल इनएक्टिविटी मतलब फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम ही कर रहा है, तो इस वजह से उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के चांसेस है। रेस और एथेनिसिटी, जैसे कोई ब्लैक से रेशियंस जो पॉपुलेशन रहती है उनमें। हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस मतलब इन द सेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी हैवियर, अगर 4 किलो से ज़्यादा का बच्चा पैदा हुआ है तो उस कंडीशन में बच्चे को मतलब बच्चे को भी होने के चांसेस, और ये भी हो सकता है कि हाँ माँ को भी डायबिटीज़ मेलाइटिस हो। ठीक है भाई, हाइपरटेंशन हो गया, डिसलिपिडीमिया हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़, एक्यांथोसिस निग्रेंस और हिस्ट्री ऑफ वेस्कुलर डिसीज़। ठीक है, तो आपको कम से कम 4-5 आपको इसके मेजर रिस्क फैक्टर याद रखने के, हाँ इन द केस ऑफ कि डायबिटीज़ मेलाइटिस को लीड करेंगे। ठीक है, अब जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जो कि मेन
पैथोजेनेसिस जानने से पहले अपन इंसुलिन की रेगुलेशन, कि इंसुलिन भाई कैसे सीक्रेट हो रहा है, कैसे सिंथेसिस हो रहा है, कैसे रिलीज़ हो रहा है, क्या उसका एक्शन है, सब कुछ अपन एक एक करके अपन तीनों में देखेंगे, तब जाके आपको इसकी पैथोजेनेसिस समझ में आएगी टाइप 1 और टाइप 2 की। क्योंकि मेन काम अपना क्या है, इंसुलिन का काम है पूरा डायबिटीज़ में। तो 3 फेज़ में अपन इसको पढ़ेंगे, एक तो सिंथेसिस इंसुलिन की, उसका रिलीज़ और उसका एक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं उसकी इंसुलिन सिंथेसिस। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बात करूँ, पेंक्रियाज में सेल्स अपने आइसोलेट्स ऑफ लैंगर्स, उसके अंदर है बीटा सेल। बीटा सेल को अपन ने पूरा आपको सामने मैंने बड़ा दिखाया है, ये बीटा सेल और पेंक्रियाज है। ठीक है, अब देखिए मान के चलिए प्री प्रो इंसुलिन, जिसके पास 86 अमाइनो एसिड है, ये देखिए 4 इसके चेन है, मतलब एक चेन एक तरह से पेप्टाइड है। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया, पहला अल्फ़ा है, दूसरा सी पेप्टाइड है, थर्ड बीटा एंड लास्ट वन सिग्नल पेप्टाइड। जब ये प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, सिर्फ क्या बचेगा, अल्फ़ा, सी पेप्टाइड और बीटा। फिर बाद में जब प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट होता है तो फिर से देखिए सी पेप्टाइड अलग हुआ और यहाँ पर देखिए ये अपना कौन सा बचा, अल्फ़ा बचा और बीटा बचा, जिसके पास क्या है 21 अमाइनो एसिड और 30 अमाइनो एसिड। ठीक है, वहीं सी पेप्टाइड के पास कितनी, 35। तो ये देखिए अब ब्लड में क्या आएगा अपने पास, एक तो इंसुलिन आएगा और एक सी पेप्टाइड आएगा। ये दोनों चीज़ें अपने को कहाँ पे देखने को मिलेंगी, ब्लड में अपीयरेंस रहेंगी। ठीक है, बाकी ये दोस्तों इसमें इतना कुछ जानने का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं बताता हूँ। जो अपना कन्वर्ट हो रहा है प्रो इंसुलिन और सी पेप्टाइड ब्लड में, तो जब आपको मान के चलिए जैसे आपको किसी का इंसुलिन लेवल पता करना है, तो इंसुलिन लेवल आप डायरेक्ट ऐसे पता नहीं कर सकते आपको, तो आप क्यों नहीं पता कर सकते, क्योंकि जो एंडोजीनस इंसुलिन होता है और जो एक्सोजीनस, मतलब जो अपनी बॉडी खुद की बॉडी बना रही है इंसुलिन और जो अपन बाहर से दे रहे हैं, उन दोनों अपन डिफरेंस पता नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों का क्या रहता है, जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर रहता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए अपन सी पेप्टाइड का लेवल देखते हैं, किसमें, ब्लड में। जितना सी पेप्टाइड का लेवल आता है उतना ही उसका इंसुलिन का लेवल होगा। तो एक तरह से डायग्नोस्टिक फीचर है कि हाँ भाई आप सी पेप्टाइड का लेवल पता कर लो, उतना रहेगा उतना इंसुलिन का लेवल पता हो जाएगा। तो इसी वजह से आप एंडोजीनियस इंसुलिन बता सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक था। ये तो रही बात दोस्तों कि इसका क्या सिंथेसिस कैसे हो रही है। अब आगे देखते हैं अपन रिलीज़ कैसे हो रहा है। तो वही आपने कोई फूड इनटेक करा तो वहाँ आप जीआईटी में जो भी सिस्टम डाइजेशन में पहुँचा सिस्टम में, फिर वहाँ से आपको क्या हुआ, ब्लड में यहाँ पर आया। तो ब्लड में आपके पास क्या, ग्लूकोज है जो कि मोर देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ब्लड में ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज को अपन को क्या कराना है, ये पेंक्रियास है, पेंक्रियास के अंदर बीटा सेल है, तो बीटा सेल के अंदर ये देखिए ये ग्लूकोज की एंट्री करानी यहाँ से। तो ये देखिए आपको बीटा सेल में आपको एक ग्लू2 चैनल दिख रहा है, गेट दिख रहा है, भाई एटीपी पोटेशियम सेंसिटिव गेट दिख रहा है, एक कैल्शियम चैनल दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बीटा सेल के अंदर इंसुलिन भरे हुए हैं। ठीक है, ये इसका डीएनए। अब क्या इसको ट्रिगर चाहिए जिसकी वजह से क्या हो, इंसुलिन रिलीज़ हो। वो ट्रिगर क्या है, वो ट्रिगर है अपना इट्स सेल्फ ग्लूकोज। ट्रिगर फॉर इंसुलिन रिलीज इज इट्स सेल्फ ग्लूकोज, याद रखें। तो ग्लूकोज, अब देखिए कितना बढ़िया मैकेनिज्म है, समझिए आप। ग्लूकोज मान के चलिए ब्लड में आपका 70 से ज़्यादा है, वो जैसे ही आएगा क्या, जैसे ही आपका एंटर करेगा यहाँ पर GLUT2 से। ठीक है, ग्लूकोज अंदर आ गया, ग्लूकोज अंदर आने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा बीटा सेल में। ठीक है, बीटा सेल में आ गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज काइनेस एंजाइम। ठीक है, उसमें क्या, उसके दौरान क्या एटीपी जनरेट होगा, और वो एटीपी क्या करेगा, जो अपना एटीपी पोटेशियम सेंसिटिव चैनल थे उनको ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक किस पे करेगा, कहाँ पर जाकर, सल्फोनाइल यूरिया जो रिसेप्टर है उस पर जाकर, जिसकी वजह से क्या होगा, पोटेशियम चैनल जो प्रोटीन चैनल है वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे और मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिपोलराइज। अब डिपोलराइज मेम्ब्रेन क्या करेगी, एक तरह से जो कैल्शियम चैनल है उनको ओपन कर देगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम बीटा सेल्स में अंदर आ जाएगा। ठीक है, अंदर आते ही वो क्या करेगा, इंसुलिन को बोलेगा वही कि जा बाहर निकल तू। वो क्या कर देगा, इंसुलिन का रिलीज़ करा देगा, किसमें, ब्लड में। कौन, कैल्शियम अपना। ठीक है दोस्तों, तो इतना बेसिक था। ग्लूकोज आया, ग्लूकोज ने पोटेशियम चैनल को इन्वेट करा, वो जो एटीपी रिलीज़ करके वही वहाँ से उन्होंने डिपोलराइजेशन हुआ मेम्ब्रेन का, वो कैल्शियम चैनल ओपन करे, कैल्शियम अंदर जाके इंसुलिन को बाहर ब्लड में रिलीज़ करा दिया। तो इट इज़ वन ऑफ द रिलीजमेंट ऑफ क्या, इंसुलिन। अब कुछ अदर हार्मोन्स भी हैं विच ऑल्सो प्रोमोट इंसुलिन रिलीज, जैसे कि उनको अपन बोलते हैं इंक्रेटिन्स। क्या बोलते हैं, इंक्रेटिन्स। ठीक है दोस्तों, जिसमें पहला है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड GIP, जिसको सिंपल बोलते हैं। दूसरा ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड GLP-1।
ठीक है। जो GIP-1 वो सीक्रेट किसकी वजह से होता है, एंटेरो एंडोक्राइन के सेल्स रहते हैं इन द प्रोक्सिमल स्मॉल वाल्व। वहीं जो GLP है दैट इज सीक्रेट बाय L सेल इन द डिस्टल इलियम और कोलन। दोनों के दोनों क्या इफेक्ट, अगर मान के चलिए दोनों का लेवल अगर ऐसे सीक्रेशन में कुछ कमी आती है उसको बोलते हैं अपन इंक्रेटिन इफेक्ट। जो बोथ आर कॉल्ड इंक्रेटिन्स, ठीक है। बोथ अकर एट डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज जैसा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वैसे इनका नहीं, इनका अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उतना अपन को जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो सिंथेसिस हो गई, रिलीज हो गया, ब्लड में आ गया इंसुलिन। अब एक्शन क्या करेगा, तो एक्शन इंसुलिन फ्रॉम सर्कुलेशन बाइंड टू द रिसेप्टर ऑन द टारगेट सेल इन द लिवर, किडनी, अपना जो इसका इस मसल है, टिश्यूज़ हैं, एडिपोज टिश्यू हैं, तो सब पे। तो इंसुलिन रिसेप्टर इज इंटरेसिंग टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, मतलब टायरोसिन काइनेज जो एंजाइम है उस पर जाकर लग जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं सिंपल, 2 मिनट हो गए, ये देखिए इसको फिर अपन वो ऊपर जो दिया है वो देखते हैं अपन। ये आप देखिए, मान के चलिए, अब देखिए इंसुलिन ब्लड में आ गया, अपन को पता था। अब इंसुलिन क्या करेगा, उसके रिसेप्टर कुछ अल्फ़ा बीटा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा पे जाके लगेगा, अल्फ़ा को स्टिमुलेट देगा, भाई रिसेप्टर पे जाके लग जाएगा, अल्फ़ा रिसेप्टर पे। अल्फ़ा बीटा इसकी क्या पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, 2 अल्फ़ा सभी यूनिट है और 2 बीटा है। इन पे जाके अल्फ़ा पे लगेगा, अल्फ़ा ट्रिगर करेगा बीटा को, बीटा क्या करेगा फॉस्फोराइलेशन जो लगाया ना इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन काइनेज, उसका फॉस्फोराइलेशन करेगा इस पाथवे के थ्रू। इस पाथवे को अपन बोलते हैं जनरली इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट इसमें 1 2 3 4 5, जो कि एक तरह से मैप काइनेज पाथवे और AKT पाथवे को स्टिमुलेट करते हैं, जो क्या करेंगे इंक्रीज ग्लाइकोजन, लिपिड और प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिक्रीज लाइपोलाइसिस एंड सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब क्या है, ग्लाइकोजन अपने जनरली लिवर में, अपना लिपिड भी रहेगा और प्रोटीन अपना जनरली जो स्मूथ जो अपना स्केलेटल मसल है उसमें रहेगा, ठीक है। भाई लिपिड अपना एडिपोज टिश्यू में रहेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। तो कहने का मतलब क्या है, इंसुलिन इन चीज़ों को ट्रिगर करेगा ताकि पहले इंसुलिन अंदर आएगा, फिर अंदर आते ही क्या करता है वो जो GLUT4 है ना, उसके वेसाइकल को साइटोप्लाज्म से कहाँ पर ले जाता है, अपना जनरली जो सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन है, सेल की जो सरफेस है वहाँ पर ले जाता है, ताकि क्या हो ग्लूकोज अंदर आ सके, ठीक है। तो GLUT4 को साइटोप्लाज्म से सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन पर ले जाने का काम कौन कर रहा है, अपना इंसुलिन, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लूकोज अंदर आ पाए, ठीक है। तो देखिए मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, इंसुलिन बोलेगा ग्लूकोज से कि मैं पहले अंदर जाता हूँ और सेल के अंदर ग्लूकोज के लिए दरवाज़ा खोल देता हूँ ताकि ग्लूकोज अंदर आ जाए, ठीक है। तो ग्लूकोज जैसे ही अंदर आएगा, क्या लिवर में ग्लाइकोजन, स्केलेटल मसल में प्रोटीन और एडिपोज टिश्यू में फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसकी क्या होती है, एक तरह से एक्शन होता है इसका, ठीक है। वही चीज़ देखिए मैंने इसको फ्लो चार्ट में आपको लिखी है। इंसुलिन रिसेप्टर टेट्रामेरिक प्रोटीन कंपोज ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट साइटोसोलिक डोमेन पजेसेस टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, ठीक है। भाई जो क्या करेगा, इंसुलिन बाइंडिंग टू द अल्फा सब यूनिट एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन एक्टिवेट द बीटा सब यूनिट टायरोसिन काइनेज, जो क्या करेगा ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगा, जिसकी वजह से एक्टिवेशन ऑफ IRS सिस्टम, जो कि पाथवे को एक्टिवेट करेगा मल्टीपल पाथवे मैप काइनेज और PI13 के, ठीक है। जो कि AKT फैसिलिट क्या करेगा, GLUT4 को ले जाएगा अपना साइटोप्लाज्मिक सरफेस तक, वहाँ पर क्या कर देगा ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा देगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ GLUT4 फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट ऑर्गन इज डन बाय द इंसुलिन ओनली, ठीक है दोस्तों। तो इतना समझ में आया, तो दिस इज कॉल्ड द एक्शन ऑफ इंसुलिन। बाकी देखिए कुछ मेटाबॉलिक एक्शन भी है, जैसे कि इंसुलिन के मेटाबॉलिक एक्शन एडिपोज टिश्यू में जाकर ग्लूकोज अपटेक बढ़ा देता है, लाइपोजेनेसिस बढ़ा देता है, लाइपोलाइसिस कम कर देता है। लिवर में जाएगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कम करेगा, ग्लाइकोजन बढ़ा देगा, लाइपोजेनेसिस बढ़ा देगा। वहीं स्ट्रेटेड मसल्स जो रहती हैं अपनी, उनमें ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा देगा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस बढ़ा देगा और प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा देगा। जनरली आपको सिर्फ इसके एक्शन क्या करने हैं, तो एक तरह से याद करना है साइड्स पे, अलग अलग साइड्स पे क्या क्या है, वही चीज़ दे रखी है जो मैंने आपको ऊपर बताई है, तो बुक में भी दी थी। तो दैट इज मेटाबॉलिक एक्शन ऑफ इंसुलिन, स्ट्रेट मसल, एडिपो टिश्यू, लिवर पे, ठीक है दोस्तों। बाकी दिस रिएक्शन ऑन द टारगेट सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइटोजेनिक और एनाबॉलिक एक्शन ऑफ इंसुलिन, जिसके मैंने आपको पता ग्लाइकोजन, प्रोटीन, लाइपोजेनेसिस, ग्लूकोड, वही चीज़ है, ठीक है। अब आती है मेन इसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस अपन जनरली इसमें टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में अपन देखने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं पैथोजेनेसिस की आपसे बात करूँ, ऑल्दो ऑल फॉर्म्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस शेयर हाइपरग्लाइसीमिया एज अ कॉमन फीचर, दोनों, चाहे टाइप 1 की बात करूँ मैं, चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2, दोनों केस में क्या है कॉमन फीचर, हाइपरग्लाइसीमिया। तो सबसे पहले पैथोजेनेसिस अपन देखते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसका सिंपल सा मतलब है कि पेंक्रियास में डिफेक्ट है, पेंक्रियास में मतलब बीटा सेल्स में कोई दिक्कत है।
और दिस इज कॉल्ड द ऑटोइम्यून डिसीज। ऑटोइम्यून डिसीज क्यों, वो अभी अपन देखते हैं। ठीक है, तो बॉडी कैन नॉट मेक इनफ इंसुलिन। तो प्रॉब्लम कहाँ, सिंथेसिस में। हो क्या रहा है इन डायबिटीज मेलाइटस 1, देर इज अ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी एंड द इन्वायरमेंटल ट्रिगर। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी में क्या है, द म्यूटेशन इन द HLA जीन विच इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 6 विच डिस्टर्ब द MSC कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब HLA कौन कौन से, DR3 और DR4, दीज आर द जीन्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस। सेल्फ टॉलरेंस का क्या मतलब है, देयर इज अ लाइसिस ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बाय द बीटा सेल्स और एलिमिनेट इट, नोन एज सेल्फ टॉलरेंस। कहने का मतलब क्या है, सेल्फ टॉलरेंस का मतलब क्या है कि बीटा सेल के द्वारा जो अपने टी सेल्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, क्योंकि सेल्फ टॉलरेंस क्या अपना लॉस हो चुका है। अब सेल्फ टॉलरेंस जो कि लॉस हो चुका है, तो जो टी सेल्स हैं वो क्या करेंगे, अटैक कर देंगे बी सेल्स को ही, अपने सेल्स को ही मार देंगे। ठीक है, तो बी सेल वहाँ पर क्या एक तरह से ऑटो एंटीजन की तरह काम करने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बी सेल्स अब है ही नहीं, तो क्या इंसुलिन का लेवल ऑब्वियस बात है कम हो जाएगा ड्यू टू द बी सेल डिस्ट्रॉय, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड और क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है दोस्तों, तो कितना बेसिक था भाई कि खुद के सेल टी सेल मतलब बी सेल जो रिमूव कर रहे थे, लाइसिस कर रहे थे, अब क्या करें उल्टा, जो अपने टी सेल्स हैं वो बी सेल्स को ही मारने लगेंगे। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से ऑटो इम्यून डिसीज। ठीक है, तो बोथ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी एंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर मस्ट बी देयर फॉर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। इन्वायरमेंटल में अपन ने जनरली क्या देखा, मॉलिकुलर मिमिक्री दैट इज सिमिलर एपिटोप एज वायरस ऑन बी सेल्स। तो यहाँ पर वायरस जो अपना एपिटोप है वो एक तरह से सिमिलर है वायरस के ऑन द प्लेस ऑफ बी सेल्स। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस अकर मोस्टली एट द एज ऑफ 10 to 25 years at known as juvenile diabetes. More than 80% beta cell has been destroyed in the case of type 1 डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है दोस्तों, ये कुछ देखिए, इसका बी सेल्स का अपन देखा है, एज के रिकॉर्डिंग देखे तो अपन देखिए पहले जेनेटिक डिपोजिशन होता है, जिसमें अपना नॉर्मल बी सेल बढ़ता है एज के साथ, लेकिन फिर एकदम कांस्टेंट हो जाता है, फिर देखिए डिक्लाइन हो जाता है एक तरफ। मान के चलिए कि एज पर जाके एकदम सेल क्या रहता है, एकदम बीटा सेल क्या होते हैं, सारे के सारे खत्म हो जाते हैं और एक तरह से जीरो अपने क्या बनते हैं, बीटा सेल, जिसकी वजह से इंसुलिन सिक्रेशन एकदम खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये डायग्राम मैंने आपको देखो यहाँ पे भी बताया है, ये देखिए जेनेटिक डिपोजिशन, यहाँ पर नॉर्मल इंसुलिन रिलीज है, यहाँ प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ इंसुलिन रिलीज, ग्लूकोज तो नॉर्मल है लेकिन इंसुलिन का लेवल क्या हो रहा है, कम। यहाँ पर ओवर डायबिटीज़ मतलब एक तरह से इंसुलिन का लेवल और कम होता जा रहा है और एक टाइम पर आकर एकदम जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो रही अपनी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस की पैथोजेनेसिस। टाइप 2 की देखें, पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस तो क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़ is a complex disease that involve a interplay of genetic and environmental factor and a pro-inflammatory state। अब इसमें भी कुछ जेनेटिक कंपोनेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर आएंगे। जेनेटिक कंपोनेंट विच द स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस देन द टाइप 1 एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर विच इंक्लूड ओबेसिटी दैट इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर फॉर द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, याद रखें। ठीक है, हाइपरटेंशन, लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के डिक्लाइन। अब इसमें क्या रहता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑन टारगेट ऑर्गन दैट लीड्स टू हाइपरग्लाइसेमिया। कहने का मतलब क्या है, इंसुलिन का एक्शन कम होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा भाई कि इंसुलिन तो नॉर्मल है लेकिन वो अपने एक्शन नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, तो वो चीज़ अपन देखेंगे अभी। जैसे मैं आपको सिंपल पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 2 यहाँ पर अच्छे से एक बार और समझा देता हूँ। जेनेटिक प्रोडिस्पोजिशन था, ओबेसिटी लाइफस्टाइल फैक्टर, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ उसकी वजह से, तो कंपनसेटिव बीटा सेल में क्या होगा, हाइपरप्लेसिया, इसकी वजह से नॉर्मल ग्लाइसेमिया होगा, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस और डायबिटीज़ हो जाएगा। ठीक है भाई, बीटा सेल का फेलियर हो गया अर्ली में या फिर लेट फेलियर हो गया, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, डायबिटीज़ को लीड करता है। तो एक तरह से आप ये वाला चार्ट बना के आए तो और अच्छा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है वो अपन अब देखते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस मैं आपको बताऊं, मतलब अभी अपन ने इससे पहले एक इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट पढ़ा था, एक पाथवे पढ़ा था अपन MA के जो उसमें, जिसमें अपन बता रहे थे कि हाँ इंसुलिन सिंथेसिस कैसे हो रहा है। ठीक है, तो भाई RS जो अपना डिफेक्टिव है वो क्या हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस उन्हीं में डिफेक्टिव आ जाता है, जो पाते अपन RS 1 2 3 5 पढ़े थे। ठीक है, तो इट इज़ द फेलियर ऑफ टारगेट टिश्यू टू रिस्पॉन्ड नॉर्मल टू द इंसुलिन। क्या डेफिनेशन बोली, इट इज़ द फेलियर ऑफ टारगेट टिश्यू मतलब IRS रिस्पॉन्ड टू द नॉर्मली टू द इंसुलिन। क्या नॉर्मल लेवल पे इंसुलिन कैसे काम करता था, उसके प्रति इफेक्ट खत्म हो जाएगा, क्या पता ही नहीं चल रहा भाई इंसुलिन का लेवल नॉर्मल है लेकिन फिर भी एक्शन नहीं कर रहा है वो। ठीक है, तो देयर इज इन लिवर, स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यू आर द मेजर टिश्यू वेयर द इंसुलिन रेजिस्टेंस मैनिफेस्ट इन एबनॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस। ठीक है, तो कुछ साइट्स हैं जहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा।
अब जैसे कि ओबेसिटी लीड्स टू द इंसुलिन रेजिस्टेंस, अभी अपन ने देखा किसी को बहुत मोटापा है, मोटापापन है, उसको ओबीस पर्सन है, सेंट्रल एडिपोज टिश्यू इज मोर लाइपोलाइटिक, उसकी वजह से क्या होगा, जो डायएसाइल ग्लिसरॉल है वो एक्यूमुलेट होने लगेगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, जो क्या करेगा आईआरएस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, वहाँ एक तरह से टॉक्सिसिटी जनरेट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब बोलेगा भाई कि इंसुलिन बनाओ मत, इंसुलिन बनाओ मत मतलब एक तरह से इंसुलिन का एक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अपन ब्लड में चेक करें इंसुलिन नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर देखो एक्शन ही नहीं आ रहा उसका, तो एक तरह से इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। वही चीज़ ये देखिए जो मैंने आपको बताई भाई, एडिपोटिशियम में देख लीजिए, यहाँ पर कुछ मसल्स में भी देख लीजिए और कुछ मैक्रोफेज, सब में एक ही चीज़ बताई यहाँ पर, तो ये एक तरह से भी आप इसको भी लिख सकते हैं। मैकेनिज्म बीटा सेल डिसफंक्शन, ठीक है, तो एक तरह से क्या कर रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रमोट कर रही है। कि जो आधा पार्ट है वो अपन इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, दोस्तों फिर वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, थोड़ा मज़ा भी नहीं आएगा आपको समझ में, तभी अपन ने इसका थोड़ा एक और भी जाना, इंसुलिन रेगुलेशन जाना अपन ने, और अपन ने कैसे क्या है इसका पैथोजेनेसिस देखी वो और क्लासिफिकेशन देखा। नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा अपन जनरली इसके कुछ दोनों के बीच में पहली बार तो डिफरेंस देखेंगे अच्छा खासा, बाकी कुछ अपन इसकी कुछ अदर्स टाइप्स क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें मोडी और अपन ने जीडीएम पढ़ा था वो भी देखेंगे, बाकी अपने एमसीक्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इसमें एमसीक्यू है नहीं दोस्तों, जब तक आप इतना पढ़िए अच्छे से। और दोस्तों हाँ, बुक बहुत अच्छे से, बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, बहुत अच्छा, मुझे भी समझ में आया, मैंने आपको कोशिश करी है समझाने की, तो आप बुक भी एक बार अच्छे से पढ़े, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे अपने डायबिटीज़ के में, तब तक पढ़ते रहिए डायबिटीज़। थैंक यू सो मच दोस्तों।